जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल लक्ष्य सिविल सेवा संस्थान दिल्ली में। देखिए दोस्तों, अभी हम लोग जो लुसेंट का ऑडियो वीडियो सीरीज कर रहे हैं उसमें ये आपका 10th पार्ट होगा। इससे पहले जो है 9 पार्ट तक कंप्लीट हो चुका है। उस 9 पार्ट में आपको हिस्ट्री का जो भी आज हम लोग शुरू करेंगे यादव वंश, तो इससे पहले जो भी चीज़ें हैं वो 9 पार्ट में कंप्लीट किया जा चुका है। ये 10th पार्ट होगा। तो अगर आप लोग ये पार्ट देख रहे हैं तो इससे पहले आप वो 9 पार्ट देखें, उसके बाद ये 10वां पार्ट देखेंगे। और एक बात है दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले, वीडियो लाइक ज़रूर करें और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में भी शेयर करें, क्योंकि देखिए आपका लाइक और कमेंट ही मुझे मोटिवेट करता है आप लोगों के लिए मेहनत करते रहने के लिए। इसमें बहुत मेहनत लगती है, इतना टाइम निकाल करके आप लोगों के लिए जो है बहुत ही अच्छी तरीके से ऑडियो वीडियो सीरीज ये कंप्लीट किया जा रहा है। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग निश्चित रूप से इस वीडियो को शेयर अवश्य ही करेंगे और लाइक ज़रूर करेंगे। चलिए आज हम लोग शुरू करेंगे यादव वंश से। ये 10th पार्ट होगा। इससे तुरंत मतलब आपको 11th पार्ट मिल जाएगा। ये हिस्ट्री है, हिस्ट्री में हम लोग यादव वंश देखेंगे आज से। तो अभी हम देखेंगे यादव वंश से। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देवगिरी के यादव वंश की स्थापना भिल्लम पंचम ने की। इसकी राजधानी देवगिरी थी। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा सिंहन 1210 से 1246 ईस्वी था। इस वंश का अंतिम शासक एक बार फिर से देखेंगे इसको। इस वंश का अंतिम स्वतंत्र शासक रामचंद्र था, जिसने अलाउद्दीन के सेनापति मलिक काफूर के समक्ष आत्मसमर्पण किया। यहाँ देखिए नीचे कटा हुआ है मैं, लेकिन आप लोगों को पढ़ दे रहा हूँ, उसे आप सुन लीजिए। एक बार फिर से मैं बोल दे रहा हूँ। यादव वंश का अंतिम स्वतंत्र शासक रामचंद्र था, जिसने अलाउद्दीन के सेनापति मलिक काफूर के सामने आत्मसमर्पण किया। चलिए अब देखेंगे होयसल वंश को। यहाँ जो है होयसल वंश दिया हुआ है, लेकिन वो कट गया है। मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, याद रखेंगे। यहाँ होयसल वंश है। अब जो नीचे देखेंगे होयसल वंश के बारे में देखेंगे। द्वार समुद्र के होयसल वंश की स्थापना विष्णुवर्धन ने की थी। होयसल वंश यादव वंश की एक शाखा थी। बेलूर में चेन्नाकेशव मंदिर का निर्माण विष्णुवर्धन ने 1117 ईस्वी में किया था। होयसल वंश का अंतिम शासक वीर वल्लाल तृतीय था, जिसे मलिक काफूर ने हराया था। होयसल वंश की राजधानी द्वार समुद्र ब्रैकेट में आधुनिक हलेवीड था। नेक्स्ट देखेंगे कदम वंश के बारे में। कदम वंश के बारे में थोड़ी सी जानकारी दी हुई है। कदम वंश की स्थापना मयूर शर्मन ने की थी। कदम वंश की राजधानी वनवासी था। नेक्स्ट देखेंगे गंग वंश के बारे में। गंग वंश संस्थापक वज्रहस्त पंचम था। अभिलेखों के अनुसार गंग वंश के प्रथम शासक कोंकणी वर्मा था। गंगों की प्रारंभिक राजधानी कुबलाल ब्रैकेट में कोलर थी, जो बाद में तलकाड हो गई। नेक्स्ट देखेंगे दत्तक सूत्र पर टीका लिखने वाला गंग शासक माधव प्रथम था। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे काकतीय वंश के बारे में। काकतीय वंश के नीचे है काकतीय वंश का संस्थापक बीटा प्रथम था, जिसने नलगोंडा ब्रैकेट में हैदराबाद में एक छोटे से राज्य का गठन किया, जिसकी राजधानी अमकोंड थी। इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक गणपति था। रुद्रमा देवी गणपति की बेटी थी, जिसने रुद्रदेव महाराज का नाम ग्रहण किया, जिसने 35 वर्ष तक शासन किया। इस रुद्रमा देवी पर एक मूवी भी आई है साउथ में, बहुत अच्छी मूवी है। गणपति ने अपनी राजधानी वारंगल में स्थानांतरित कर ली थी। इस वंश का अंतिम शासक प्रताप रुद्र
ब्रैकेट में 1295 से 1323 ईस्वी तक था। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, ये है सीमावर्ती राजवंशों का अभ्युदय। इस क्रम में सबसे पहले देखेंगे पाल वंश को। पाल वंश का संस्थापक गोपाल ब्रैकेट में 750 ईस्वी था। इस वंश की राजधानी मुंगेर थी। गोपाल बौद्ध धर्म का अनुयायी था। इसने उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। पाल वंश के प्रमुख शासक थे धर्मपाल, देवपाल, नारायणपाल, महिपाल और नयपाल आदि। पाल वंश का सबसे महान शासक धर्मपाल था, जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसीलिए इसे एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। पाल वंश का सबसे महान शासक धर्मपाल था, जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष पाल वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश एवं राष्ट्रकूट वंश के बीच हुआ। इसमें पाल वंश की ओर से सर्वप्रथम धर्मपाल शामिल हुआ था। 11वीं सदी के गुजराती कवि सोड्डठल ने धर्मपाल को उत्तरापथ स्वामी की उपाधि से संबोधित किया है। सोमपुर महाविहार का निर्माण धर्मपाल ने कराया था। नेक्स्ट है उदंतपुरी ब्रैकेट में बिहार के प्रसिद्ध बौद्ध मठ का निर्माण देवपाल ने करवाया था। नेक्स्ट है स्टार मार्क है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जावा के शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर देवपाल ने उसे नालंदा में एक बौद्ध विहार बनवाने के लिए 5 गांव दान में दिए थे। गौरी रीति नामक साहित्यिक विद्या का विकास पाल शासकों के समय में हुआ। पाल शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। अब इससे आगे देखेंगे सेन वंश के बारे में। सेन वंश के बारे में देख लेते हैं। सेन वंश की स्थापना सामंत सेन ने राढ़ में की थी। इसकी राजधानी नदिया लखनौती थी। यहाँ जो है एक पॉइंट कट गया है, मैं यहाँ नहीं दिख रहा है, लेकिन मैं आप लोगों को पढ़ के सुना दे रहा हूँ। सेन वंश के प्रमुख शासक विजय सेन, बल्लाल सेन एवं लक्ष्मण सेन थे। नेक्स्ट है सेन वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक विजय सेन था, जो शैव धर्म का अनुयायी था। दान सागर एवं अद्भुत सागर नामक ग्रंथ की रचना सेन शासक बल्लाल सेन ने की थी। अद्भुत सागर को लक्ष्मण सेन ने पूर्ण रूप दिया था। नेक्स्ट देखेंगे लक्ष्मण सेन की राज्यसभा में गीत गोविंद के लेखक जयदेव, पवनदूत के लेखक धोई एवं ब्राह्मण सर्वस्व के लेखक हलायुध रहते थे। हलायुध लक्ष्मण सेन का प्रधान न्यायाधीश एवं मुख्यमंत्री था। विजय सेन ने देवपारा में प्रद्युम्नेश्वर मंदिर, शिव की विशाल मंदिर की स्थापना की। नेक्स्ट है सेन राजवंश प्रथम राजवंश था, जिसने अपना अभिलेख सर्वप्रथम हिंदी में उत्कीर्ण करवाया। लक्ष्मण सेन बंगाल का अंतिम हिंदू शासक था। चलिए इसके आगे अब देखेंगे कश्मीर के राजवंश के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट है। जब इसमें आप देखेंगे तो हर एक इम्पॉर्टेंट वर्ड को सर्कल किया गया है, हाईलाइट किया गया है और लाइनिंग की गई है। जो इसके पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। देखिए ये करने के पीछे ये नहीं कैसे किया गया, इसको करने के लिए कम से कम 10 साल, वो हायर लेवल से लो लेवल सभी लेवल के एग्ज़ाम के क्वेश्चन का एनालिसिस किया गया है। उसके बाद ही इस तरह की मटेरियल आपको दी गई है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कृपया इस चीज़ को आप लोग अवश्य ही अपने दोस्तों में या आपके पास जो भी ग्रुप है वहाँ आप इसे शेयर करेंगे। कश्मीर के राजवंश। कश्मीर पर शासन करने वाले शासक वंश कालक्रम से इस प्रकार थे: काड़कोट वंश, उत्पल वंश और लोहार वंश। 627 ईस्वी में दुर्लभ वर्धन नामक व्यक्ति ने कश्मीर में कारकोट वंश ब्रैकेट में हिंदू वंश की स्थापना की थी। ह्वेनसांग ने
उसके शासनकाल में कश्मीर की यात्रा की थी। कारकोट वंश का सबसे शक्तिशाली राजा ललितादित्य मुक्तापीड था। कश्मीर का मार्तंड मंदिर का निर्माण ललितादित्य मुक्तापीड के द्वारा करवाया गया था। कारकोट वंश के बाद कश्मीर पर उत्पल वंश का शासन हुआ। इस वंश का संस्थापक अवंती वर्मन था। अवंतीपुर नामक नगर की स्थापना अवंती वर्मन ने की थी। अवंती वर्मन के अभियंता सुई ने सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाया। 980 ईस्वी में उत्पल वंश की रानी दिद्दा एक महत्वाकांक्षी शासिका हुई। उत्पल वंश के बाद कश्मीर पर लोहार वंश का शासन हुआ। इसको एक बार फिर से देखेंगे। उत्पल वंश के बाद कश्मीर पर लोहार वंश का शासन हुआ। लोहार वंश का संस्थापक संग्रामराज था। संग्रामराज के बाद अनंत राजा हुए। इसकी पत्नी सूर्यमती ने प्रशासन को सुधारने में उसकी सहायता की। लोहार वंश का शासक हर्ष विद्वान, कवि तथा कई भाषाओं का ज्ञाता था। कल्हन हर्ष का आश्रित कवि था। जयसिंह लोहार वंश का अंतिम शासक था, जिसने 1128 ईस्वी से 1155 ईस्वी तक शासन किया। जयसिंह के शासन के साथ ही कल्हन की राजतरंगिणी का विवरण समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट देखेंगे कामरूप का वर्मन वंश। 4वीं शताब्दी के मध्य कामरूप में वर्मन वंश का उदय हुआ। इस वंश की प्रतिष्ठा का संस्थापक पुष्यवर्मन था। इसकी राजधानी प्राग्ज्योतिष नामक स्थान पर थी। कालांतर में कामरूप पाल साम्राज्य का एक अंग बन गया। नेक्स्ट देखेंगे राजपूत राजवंशों की उत्पत्ति। इस क्रम में पहले देखेंगे गुर्जर प्रतिहार वंश। मालवा का शासक नागभट्ट प्रथम गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक था। नागभट्ट द्वितीय को राष्ट्रकूट का सम्राट गोविंद तृतीय ने हराया था। प्रतिहार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली एवं प्रतापी राजा मिहिर भोज था। मिहिर भोज ने अपनी राजधानी कन्नौज में बनाई थी। वह विष्णु भक्त था। उसने विष्णु के सम्मान में आदि वराह की उपाधि ग्रहण की। राजशेखर प्रतिहार शासक महेंद्र पाल के दरबार में रहते थे। इस वंश का अंतिम राजा यशपाल 1036 ईस्वी था। दिल्ली नगर की स्थापना तोमर नरेश अनंगपाल ने 11वीं सदी के मध्य में की। इसके आगे देखेंगे गहरवाल ब्रैकेट में राठौर राजवंश। गहरवाल वंश का संस्थापक चंद्रदेव था। इसकी राजधानी वाराणसी काशी थी। इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा गोविंद चंद्र था। इसका मंत्री लक्ष्मीधर शास्त्रों का प्रकांड पंडित था, जिसने कृत्यकल्प तरु नामक ग्रंथ लिखा। गोविंद चंद्र की एक रानी कुमार देवी ने सारनाथ में धर्मचक्र जीन विहार बनवाई। पृथ्वीराज तृतीय ने स्वयंवर से जयचंद की पुत्री संयोगिता का अपहरण कर लिया था। इस वंश का अंतिम शासक जयचंद था, जिसे गोरी ने 1194 ईस्वी में चंदावर युद्ध में मार डाला था। नेक्स्ट देखेंगे चाहमान या चौहान वंश। चौहान वंश का संस्थापक वासुदेव था। इस वंश की प्रारंभिक राजधानी अहिछत्र थी। बाद में अजय राज द्वितीय ने अजमेर नगर की स्थापना की और उसे राजधानी बनाया। इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक अर्णोराज के पुत्र विग्रह राज चतुर्थ विशलदेव 1153 से 1163 ईस्वी हुआ, जिसने हरिकेली नामक संस्कृत नाटक की रचना की। इसे एक बार फिर से देखेंगे। इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक अर्णोराज के पुत्र विग्रह राज चतुर्थ विशलदेव ब्रैकेट में 1153 से 1163 ईस्वी हुआ,
जिसने हरिकेली नामक संस्कृत नाटक की रचना की। सोमदेव विग्रहराज चौथा के राजकवि थे। सोमदेव विग्रहराज चतुर्थ के राजकवि थे, जिन्होंने ललित विग्रहराज नामक नाटक लिखा। 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद शुरू में विग्रहराज चतुर्थ द्वारा निर्मित एक विद्यालय था। पृथ्वीराज तृतीय इस वंश का अंतिम शासक था। चंद्रवरदायी पृथ्वीराज तृतीय का राजकवि था, जिसकी रचना पृथ्वीराज रासो है। रणथंभौर के जैन मंदिर का शिखर पृथ्वीराज तृतीय ने बनवाया था। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ, जिसमें पृथ्वीराज तृतीय की विजय एवं गौरी की हार हुई। गौरी से मतलब यहाँ है मोहम्मद गौरी। नेक्स्ट है तराइन के द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ, जिसमें गौरी की विजय हुई एवं पृथ्वीराज तृतीय की हार हुई। परमार वंश। परमार वंश का संस्थापक उपेंद्र राज था। इसकी राजधानी धारा नगरी थी। ब्रैकेट में प्राचीन राजधानी उज्जैन। परमार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक राजा भोज था। राजा भोज ने भोपाल के दक्षिण में भोजपुर नामक झील का निर्माण करवाया। नैषधीय चरित्र के लेखक श्रीहर्ष एवं प्रबंध चिंतामणि के लेखक मेरुतुंग थे। एक बार इसे फिर से देखेंगे, महत्वपूर्ण है। नैषधीय चरित्र के लेखक श्रीहर्ष एवं प्रबंध चिंतामणि के लेखक मेरुतुंग थे। राजा भोज ने चिकित्सा, गणित एवं व्याकरण पर अनेक ग्रंथ लिखे। भोजकृत युक्ति कल्पतरु में वास्तुशास्त्र के साथ साथ विविध वैज्ञानिक यंत्रों एवं उनके उपयोग का उल्लेख है। नवशाह सांख्यचरित के रचयिता पद्मगुप्त, 10 रूपक के रचयिता धनंजय, धनिक, हलायुध एवं अमित गति जैसे विद्वान वाक्यपति मुंज के दरबार में रहते थे। कविराज की उपाधि से विभूषित शासक था राजा भोज। भोज ने अपनी राजधानी में सरस्वती मंदिर का निर्माण करवाया था। इस मंदिर के परिसर में संस्कृत विद्यालय भी खोला गया था। राजा भोज के शासनकाल में धारा नगरी विद्या एवं विद्वानों का प्रमुख केंद्र था। भोज ने चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण करवाया। भोजपुर नगर की स्थापना राजा भोज ने की थी। परमार वंश के बाद तोमर वंश का, उसके बाद चाहमान वंश का और अनंत 1297 ईस्वी में, अंततः 1297 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति नसरत खां और उलूग खां ने मालवा पर अधिकार कर लिया। नेक्स्ट देखेंगे चंदेल वंश। प्रतिहार साम्राज्य के पतन के बाद बुंदेलखंड की भूमि पर चंदेल वंश का स्वतंत्र राजनीतिक इतिहास प्रारंभ हुआ। बुंदेलखंड का प्राचीन नाम जेजाक भुक्ती है। चंदेल वंश का संस्थापक है ननुक, 831 ईस्वी। इसकी राजधानी खजुराहो थी। प्रारंभ में इसकी राजधानी कलिंजर ब्रैकेट में महोबा थी। राजा धंग ने अपनी राजधानी कलिंजर से खजुराहो में स्थानांतरित की थी। राजा धंग ने अपनी राजधानी कलिंजर से खजुराहो में स्थानांतरित की थी। चंदेल वंश का प्रथम स्वतंत्र एवं सबसे प्रतापी राजा यशोवर्मन था। यशोवर्मन ने कन्नौज पर आक्रमण कर प्रतिहार राजा देवपाल को हराया तथा उससे एक विष्णु की प्रतिमा प्राप्त की, जिसे उसने खजुराहो के विष्णु मंदिर में स्थापित की। धंग ने जिननाथ, विश्वनाथ एवं वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण धंगदेव द्वारा 999 ईस्वी में किया गया था। धंग ने गंगा यमुना के संगम में शिव की आराधना करते हुए अपने शरीर का त्याग किया।
चंदेल शासक विद्यासागर ने कन्नौज के प्रतिहार शासक राज्यपाल की हत्या कर दी। उन्होंने क्योंकि उसने महमूद के आक्रमण का सामना किए बिना ही आत्मसमर्पण कर दिया था। विद्याधर ही अकेला ऐसा भारतीय नरेश था जिसने महमूद गजनी की महत्वाकांक्षाओं का सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया। चंदेल शासक कीर्तिवर्मन की राज्यसभा में रहने वाले कृष्ण मिश्र ने प्रबोध चंद्रोदय की रचना की थी। उन्होंने महोबा के समीप कीर्ति सागर नामक जलाशय का निर्माण किया। आल्हा उदल नामक 2 सेनानायक परमदिदेव के दरबार में रहते थे। उन्होंने पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध करते हुए अपनी जान गंवाई थी। चंदेल वंश का अंतिम शासक परमदिदेव ने 1202 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक का अधीनता स्वीकार कर ली। इस पर उसके मंत्री अजयदेव ने उसकी हत्या कर दी। आगे देखेंगे सोलंकी वंश अथवा गुजरात के चालुक्य शासक। सोलंकी वंश का संस्थापक मूलराज प्रथम था। इसकी राजधानी अनहिलवाड़ा थी। मूलराज प्रथम शैव धर्म का अनुयायी था। भीम प्रथम के शासनकाल में महमूद गजनबी ने सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया। भीम प्रथम के सामंत बिमल ने आबू पर्वत पर दिलवारा का प्रसिद्ध जैन मंदिर बनवाया। सोलंकी वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक जयसिंह सिद्धराज था। प्रसिद्ध जैन विद्वान हेमचंद्र जयसिंह सिद्धराज के दरबार में था। माउंट आबू पर्वत ब्रैकेट में राजस्थान पर एक मंडप बनाकर जयसिंह सिद्धराज ने अपने 7 पूर्वजों की गजारोही मूर्तियों की स्थापना की। मोढेरा के सूर्य मंदिर का निर्माण सोलंकी राजाओं के शासनकाल में हुआ था। सिद्धपुर में रुद्र महाकाल के मंदिर का निर्माण जयसिंह सिद्धराज ने किया था। सोलंकी शासक कुमारपाल जैन मतानुयायी था। वह जैन धर्म के अंतिम राजकीय प्रवर्तक के रूप में प्रसिद्ध है। सोलंकी वंश का अंतिम शासक भीम द्वितीय था। भीम द्वितीय के एक सामंत लवन प्रसाद ने गुजरात में बघेल वंश की स्थापना की थी। बघेल वंश का कर्ण द्वितीय गुजरात का अंतिम हिंदू शासक था। इसने अलाउद्दीन खिलजी की सेनाओं का मुकाबला किया था। कलचुरी चेदी राजवंश। अब देखेंगे हम लोग कलचुरी चेदी राजवंश। कलचुरी वंश का संस्थापक कोक्कल था। इसकी राजधानी त्रिपुरी थी। कलचुरी वंश का एक शक्तिशाली शासक गंगेदेव था, जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। पूर्व मध्यकाल में स्वर्ण सिक्कों के विलुप्त हो जाने के पश्चात इन्होंने सर्वप्रथम इसे प्रारंभ करवाया। कलचुरी वंशचुरी सबसे महान शासक कर्णदेव था, जिसने कलिंग पर विजय प्राप्त की और कलिंगाधिपति की उपाधि धारण की। प्रसिद्ध कवि राजशेखर कलचुरी के दरबार में रहते थे। इसके नेक्स्ट देखेंगे सिसोदिया वंश। सिसोदिया वंश के शासक अपने को सूर्यवंशी कहते थे। सिसोदिया वंश के शासक मेवाड़ पर शासन करते थे। मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ थी। अपनी विजयों के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा ने चित्तौड़ में करवाया। खतौली का युद्ध 1518 ईस्वी में राणा सांगा एवं इब्राहिम लोदी के बीच हुआ। ये आपका 9वां पार्ट था। ये जो है आपका 10th पार्ट था। अभी जो हमने देखा ये आपका 10th पार्ट था। इसके जस्ट बाद आपका 11th पार्ट मिल जाएगा। अभी हम लोगों ने मध्यकालीन लुसेंट में मध्यकालीन भारत से पहले जितने भी चीज़ें हैं उसको कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग मध्यकालीन भारत से स्टार्ट करेंगे और मध्यकालीन भारत हमारा 11वां पार्ट होगा। ये जल्द ही आप लोगों को मिल जाएगा। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। वीडियो अच्छा लगे
तो वीडियो को लाइक भी करें और एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट जरूर करें। अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ से जाकर के आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक दिया हुआ है। जो टेलीग्राम नहीं चलाते हैं वो लोग व्हाट्सएप में जुड़ेंगे। देखिए टेलीग्राम एक ऐसा मीडिया है जिस पे हम लाखों की संख्या में जुड़ सकते हैं, और व्हाट्सएप में क्या होता है कितना ग्रुप बना सकते हैं, उसमें 250 से लगभग लोग ही जुड़ पाते हैं। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है आप टेलीग्राम में ही जुड़ें। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना रखते हैं। आशा करते हैं ये सीरीज़ आप लोग को अच्छी लग रही है और आप लोग निश्चित रूप से मुझे सपोर्ट भी कर रहे हैं। इस वीडियो में इतना रखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।